तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए पहला प्रश्न दिया हुआ है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत दहेज के लेन देन में सहयोग करने पर कितने वर्ष की सजा व कितने रुपए का जुर्माना का प्रावधान है। देखिए अगर कोई भी व्यक्ति है दहेज का लेन देन करता है उसमें या फिर उसके लेने में या फिर देने में कोई सहयोग करता है तो उसके लिए जो सजा राशि रखी गई है वो सजा रखी गई है 5 साल। ठीक है, और 5 साल और 15,000 रुपये आपके इसमें जुर्माना राशि। तो इसका आंसर हो जाए सी ऑप्शन। देखिए केस दर्ज करने की बात करें तो 498 ए इसमें धारा लगती है, 498 ए धारा इसके अंदर लगती है। और देखिए इसमें अगर थोड़ा सा आपको मैं डिटेल से बता देता हूँ कि यदि कोई जो स्त्री है और जो उसके ससुराल वाले हैं, ठीक है, और उस स्त्री का जो स्त्री धन है जो कि घर से मिला हुआ है, तो उसके परिवार वालों ने दिया हुआ, लड़की के परिवार वालों ने दिया हुआ है, और उसको अगर देने से कोई मना कर देता है, उसके लड़के के घर वाले, उसका जो पति है या फिर उसके सास ससुर जो भी हैं लड़की के, वो अगर मना कर देते हैं देने से, तो उनके लिए जुर्माना राशि और साथ में 3 साल की सजा है उसके तहत। और 498 के अंदर अगर बात करें तो देखिए इसमें क्या है, आपको पति है और उसके रिश्तेदार हैं, ठीक है, यदि किसी महिला को प्रताड़ित करते हैं या उत्पीड़न करते हैं उसको और कीमती वस्तु के लिए उससे महिला से अवैधानिक मांग करते हैं, तो ये 498 के तहत इसमें केस दर्ज होता है। तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर है अगर कोई व्यक्ति दहेज लेता है या देने में सहयोग करवाता है तो उसका 5 वर्ष की सजा में 15,000 रुपये का जुर्माना होगा। तो इसका आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया, पीसीपीएनडीटी अधिनियम संसद द्वारा पारित करने का प्रमुख कारण था। देखिए इसको जो पीसीपीएनडीटी है, जो इसको बोलते हैं पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान, ठीक है, ये तकनीक अधिनियम है ये, और ये 1994 में इसको पारित किया गया था। ठीक है, ये कन्या भ्रूण हत्या और गिरते लिंगानुपात को रोकने के लिए इस कानून को, इस अधिनियम को पास किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, कन्या भ्रूण हत्या और गिरते लिंगानुपात को रोकना इसका जो उद्देश्य था। और दूसरी बात अगर इसके बारे में बात करें तो देखिए इसमें अगर कोई भी मिलता है पीस, इसमें आपका एक पीएनडीटी 1996 में एक अधिनियम, इसको संशोधित अधिनियम बनाया गया, और इस अधिनियम के तहत अगर बात करें कोई भी अल्ट्रासोनोग्राफी करता है या अल्ट्रासाउंड करता है, ठीक है, तो उसके तहत अगर किसी बच्चे का जो गर्भ में जो बच्चा है उसके लिंग का अगर पता करता है तो इसमें केस दर्ज होगा। और इसमें जो डॉक्टर हैं या लैब कर्मी हैं उनके लिए 3 से 5 साल की सजा है, 3 से 5 साल की सजा दी जाएगी, और आपको 10,000 रुपये से 50,000 रुपये तक का जुर्माना, ये जुर्माना राशि भरवाई जाएगी। 10,000 रुपये से 50,000 रुपये तक की जुर्माना राशि होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पीसीपीएनडीटी अधिनियम जो है ये संसद में पारित किया गया था कन्या भ्रूण हत्या और गिरते लिंगानुपात को रोकने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है, साइबर पोर्नोग्राफी से महिला सुरक्षा प्रदान करने वाली सूचना प्रौद्योगिकी कानून की कौन सी धारा को लगाने का प्रावधान है। देखिए साइबर पोर्नोग्राफी की अगर बारे में बात करें तो साइबर पोर्नोग्राफी में किसी महिला का अश्लील चित्रण, निरूपण और इसको डिस्ट्रीब्यूट करना, फोटो वगैरह इनके जो महिला के अश्लील फोटो वगैरह खींचना और उनको डिस्ट्रीब्यूट करना, ये सारी चीज़ें साइबर पोर्नोग्राफी के अंदर आती हैं। और इसके अगर बात करें तो इसमें जो धारा लगती है वो लगती है धारा नंबर 40। ठीक है, धारा 40 आईपीसी की जो धारा है, भारतीय दंड संहिता की धारा है 40, इसको इसमें लगाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न दिया हुआ है आपका, लैंगिक अधिनियम 2013 में नियोजक के कर्तव्य किस धारा के अंतर्गत दिए गए। देखिए लैंगिक अधिनियम जो 2013 है इसमें जो नियोजक के जो कर्तव्य हैं ये धारा नंबर 19 के अंदर है, 19 के अंतर्गत आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, धारा 19। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंतर्गत घरेलू नातेदारी के अंतर्गत आते हैं। देखिए 2005 जो है घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, इसके घरेलू नातेदारी में आते हैं आपके, यदि तो कोई भी व्यक्ति है जो कि साझा रह रहे हो, एक गृहस्थी के अंदर साझा परिवार रह रहा हो, ठीक है, जॉइंट फैमिली हो, तो जो साझा गृहस्थी में रहते हैं एक तो वो आ जाएगा, और जो पूर्व में भी साथ रहे थे लेकिन बाद में अलग हो गए तो वो भी इसमें आ जाएगा। तो इसका आ जाएगा बी, ए और बी दोनों। तो इसके लिए दोनों कथन सत्य हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं, घरेलू हिंसा से महिला का संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। देखिए घरेलू हिंसा से जो महिला का संरक्षण अधिनियम जो है ये जो पारित किया गया था 13 सितंबर और 2005 में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 13 सितंबर 2005। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, पिंजरा तोड़ और 1 मिलियन राइजिंग जैसे कई आंदोलन किस लिए चलाए गए। देखिए पिंजरा तोड़ और 1 मिलियन जो राइजिंग है ये चलाए गए तो महिला सुरक्षा हेतु, महिला सुरक्षा के लिए। ठीक है,
तो महिला सुरक्षा के लिए इनको चलाया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, महिलाओं की सुरक्षा के लिए इसको चलाया गया ये। और इन आंदोलन की वजह से जो ये बहुत इनका महत्वपूर्ण योगदान हुआ है, जितने भी अप्रोच इनकी अच्छी रही है, तो अपनाकर महत्वपूर्ण योगदान इनका बहुत है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न दिया हुआ, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा निर्ममता तथा दहेज के लिए उत्पीड़न से होने वाली मृत्यु से संबंधित है? देखिए, निर्ममता और जो दहेज से होने वाली उत्पीड़न से जो संबंधित जो धारा है वो है 304 बी। तो इसका आंसर हो जाएगा 304 बी। तो धारा 304 बी इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगर 304 बी के तहत अगर कोई केस दर्ज होता है तो इसमें जो अपराधी है उसको 7 वर्ष की, न्यूनतम 7 वर्ष की सजा है, या फिर आजीवन कारावास। ये चीज आजीवन कारावास ये भी हो सकता है, दोनों चीजें इसमें शामिल हैं। और इसमें जुर्माने की व्यवस्था रखी गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। और ये अगर बात करें तो ये जो इसमें अगर कोई अपराधी है तो ये गैर जमानती अपराध में इसको शामिल किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ, फोस्टर गृह संस्था किस लिए बनाए गए? देखिए, फोस्टर गृह संस्था जो बनाए गए थे ये आपके 10 वर्ष से कम के जो बच्चे हैं, अगर वो अपराधी हैं तो उनको रखने के लिए बनाए गए जगह संस्था है, बनाए गए गृह हैं ये, तो बाल अपराधियों को रखने की जगह है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। देखिए, फोस्टर गृह संस्था के बारे में मैं आपको थोड़ा और बता देता हूँ। देखिए, फोस्टर गृह संस्था के बारे में अगर बात करें तो ये संस्था जो है 10 वर्ष से कम आयु के जो बाल अपराधी हैं उनको यहाँ पर फोस्टर गृह संस्था के अंदर रखा जाता है, या फिर किसी जो बालक है उस बालक को परित्याग कर दिया हुआ, उसके पिता के द्वारा परित्याग कर दिया गया हो, या उसका पिता जो है वो कैद में हो, या मृत्यु के कारण आवारा हो गया हो बच्चा, तो इसलिए ऐसे जो बच्चे होते हैं वो आगे जाके अपराधी ना बन जाएं, तो उसको रोकने के लिए ये फोस्टर गृह संस्था बनाई गई। और ये फोस्टर गृह संस्था जो है ये ऐच्छिक संस्थाएं हैं, ये ऐच्छिक संगठनों द्वारा चलाई जाती हैं, और लेकिन इनको जो है सरकारी सहायता प्राप्त होती रहती है। तो इसका आंसर जो है वो आपका हो जाएगा, बाल अपराधियों को रखने की जगह है फोस्टर गृह संस्था। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, जब कोई पुरुष स्त्री या किसी जीव जंतु के साथ प्रकृति की व्यवस्था के विरुद्ध इंद्रिय भोग करता है तो उस पर आईपीसी कौन सी धारा लागू की जाएगी? देखिए, किसी पुरुष के द्वारा किसी स्त्री या किसी जीव जंतु के साथ में अप्राकृतिक व्यवस्था जो है अपनाकर और इंद्रिय भोग किया जाए तो उस पर जो धारा लागू होती है वो 377 धारा लगती है। ये आईपीसी की 377 धारा है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ, भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत बल पूर्वक या हमले द्वारा किसी स्त्री को नग्न करना या नग्न करने के लिए विवश करना से संबंधित है? देखिए, अगर किसी महिला के बारे में बात करें तो ये जो महिला को, किसी महिला को नग्न करना, बलपूर्वक नग्न करना या उसको नग्न होने पर विवश करना, तो जो धारा है इसके लिए ये 354 बी लगती है इसमें। तो इसमें धारा कौन सी लगती है? 354 बी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। देखिए, 354 के बारे में अगर बात करें तो यहाँ जो 354 है धारा जो है वो स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करने के तहत इसमें मामला वो 354 के तहत होता है। अब धारा 354 ए जो है वो है 354 ए यौन उत्पीड़न के लिए, सजा के लिए है 354 ए, ठीक है। धारा 354 बी के बारे में अगर बात करें तो ये बलपूर्वक या हमले के द्वारा किसी स्त्री को नग्न करना या नग्न होने के लिए विवश करना, ये 354 बी इसके तहत आती है, ठीक है। और 354 सी के बारे में अगर बात करें तो ताक झांक से रिलेटेड ये 354 सी धारा जो लगती है। और 354 डी के बारे में अगर बात करें तो ये पीछा करना, ये आता है पीछा करने से रिलेटेड। तो इसमें जो आंसर जो हमारा होगा, अगर इसमें बोल रहा जा रहा है क्वेश्चंस के अंदर कि धारा के किस धारा के अंतर्गत बलपूर्वक या हमले द्वारा किसी स्त्री को नग्न करना या नग्न होने के लिए विवश करना है, तो वो जो धारा लगेगी वो 354 बी लगेगी। इसी धारा के तहत केस दर्ज किया जाएगा 354 बी के तहत। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ, धारा 509 का संबंध। देखिए, धारा जो 509 है, ये जो धारा 509 है ये आती है यदि किसी महिला के अपशब्द या कहे गए हो या फिर उसका अंग विक्षेपण किया गया हो या फिर ऐसा कोई कार्य किया जा रहा है जिसमें किसी महिला की लज्जा का अनादर करने के लिए आश्रित हो, तो ये धारा 509 के तहत इस पर केस दर्ज होता है। तो 509 के तहत, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, महिला के लिए अपशब्द या अंग विक्षेपण ऐसा कार्य है जो किसी महिला की लज्जा का अनादर करने के लिए आश्रित हो, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पोक्सो कानून
केंद्र सरकार के लिए मंत्रालय प्रस्तुत किया गया। देखिए पोक्सो कानून जो है ये एक्ट आपको पता है 2012 में लागू किया गया था, और किस मंत्रालय ने इसको लागू किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। आपको पता है कि 2018 में इसको चेंज कर दिया गया, थोड़ा सा इसमें संशोधन किया गया पोक्सो कानून में, जो कि 2012 में पास हुआ था, तो 2018 में इसको पारित कर दिया है। इसके अंदर जो संशोधन किया गया वो 2018 में पारित कर दिया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वह तिथि जब 3 तलाक विधेयक राज्यसभा में पारित हुआ। देखिए 3 तलाक विधेयक जो पारित हुआ था वो पारित हुआ था 30 जुलाई 2019 में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूचना प्रौद्योगिकी कानून 2000 की वह धारा जो कि महिलाओं को साइबर पोर्नोग्राफी के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है। देखिए साइबर पोर्नोग्राफी के विरुद्ध अगर सुरक्षा प्रदान करने वाली बात करते हैं तो इसमें जो धारा जो दर्ज होती है वो धारा के तहत दर्ज होता है, वो धारा है आपकी 67 के धारा के तहत। तो जो केस दर्ज होगा वो धारा 67 के तहत। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो धन्यवाद दोस्तों, ये था आपके लिए